भारत की आत्मव्यथा व्यंग अपने चरम पर दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ। भारत। चैप्टर 2। मिस्टर ओबामा, अब तक मैंने अपनी धरती की धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की। निश्चित ही इससे आपको काफी कुछ अंदाजा आ ही गया होगा कि आपके द्वारा भारत के वासियों को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा देना कोई बहुत शोभनीय बात नहीं थी। और शायद ये चूक इसलिए हो गई क्योंकि आपको भारतीयों की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी। खैर, वो बात छोड़ो। लेकिन चूंकि बात निकली ही है, तो मैं अपनी धरती तथा उसकी सहिष्णुता का लंबा इतिहास अवश्य बताना चाहूंगा। क्योंकि मेरी यानी भारत की ये धरती सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सहिष्णुता में भी विश्व में सबसे अव्वल है। और ये निश्चित ही मेरे लिए गर्व की बात है। सच कहूं तो मेरी धरती की सांस्कृतिक सहिष्णुता तो सलामी के योग्य है। मैं तो कहता हूं कि यदि आज का विश्व भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता को समझ ले और उसको अपना ले, तो शायद विश्व पर छाए नफरत के बादल पूरी तरह छट जाएं। क्योंकि आज के विश्व की सबसे बड़ी समस्या ही मनुष्यों की आपसी दूरियां तथा उनके बीच बढ़ रहा आपसी अविश्वास है। और जब तक मनुष्यों में आपसी भाईचारा तथा विश्वास नहीं, वो चैन से जी ही कैसे सकता है। 8-10 व्यक्तियों के एक छोटे से परिवार में यदि आपसी विश्वास तथा भाईचारा ना हो, तो उस परिवार के सुख चैन नहीं उड़ जाते हैं। क्या ऐसे वातावरण में जीना बोझ नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो फिर ये विश्व भी तो एक परिवार ही है। और अब तो पुरानी बात भी नहीं की, जहां मनुष्य अपने ही विस्तार में सिमट कर रहता था। अब तो विज्ञान की मेहरबानी तथा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के विस्तार के बाद पूरा विश्व यूं ही एक शहर सा हो गया है। किसी एक देश में पत्ता हिले तो क्षण भर में विश्व के सभी देशों तक वो खबर पहुंच जाती है। वहीं एक देश से दूसरे देश जाना भी अब एक दिन से ज्यादा की बात नहीं रह गई है। ऐसे में पूरे विश्व का आपसी भाईचारा और विश्वास और भी जरूरी हो जाता है। और ये आपसी भाईचारा भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता है। मैं अब सीधे मेरी धरती की सांस्कृतिक सहिष्णुता पर आता हूं। शायद आपको मालूम ना हो, तो मैं बता दूं कि भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ हर राज्य की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, जो अन्य राज्यों से काफी भिन्न है। कहने को तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, परंतु ये भी भारत के सभी प्रांतों की मुख्य भाषा नहीं है। यही नहीं, कई राज्य, वे भी बड़े-बड़े राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी ना के बराबर बोली जाती है। खासकर दक्षिण के किसी भी प्रदेश में, एक कर्नाटक को छोड़कर, हिंदी कहीं नहीं बोली जाती है। वहां के अधिकांश लोग हिंदी समझते भी नहीं हैं। भारत में चंद राज्य ही ऐसे हैं जहां हिंदी प्रमुखता से बोली और समझी जाती है। और इसमें भी सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इन सभी हिंदी भाषी प्रांतों की भी अपनी ही एक निराली हिंदी है। अर्थात उन राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी भी आपस में मेल नहीं खाती है। अलग-अलग प्रांतों में बोली जाने वाली हिंदी के ना तो उच्चारण मिलते हैं
और ना उनके बोलने के लहजे ही आपस में मिलते हैं। निश्चित ही आप कहेंगे कि ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तो मैं कोई बात ऐसे थोड़े ही कहूंगा। सहिष्णुता समझने तथा उसे अपनाने के लिए मेरी धरती की हर बात समझना जरूरी है। ये अपने तरीके की एक ही धरती है जो अपने में अनेक विविधताएं समाये हुए है। खैर, ये तो ठीक, परंतु प्रमुख बात ये कि बावजूद इसके यहां आपसी भाईचारे तथा विश्वास की कहीं कोई कमी नहीं है। और ये सारी बातें मैं जैसे जैसे विस्तार से समझाता चला जाऊंगा, तुम्हारी समझ में आता चला जाएगा कि ये सारी बातें मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं। और मैं फिर कहता हूं कि तुम तो एक बहाना हो। दरअसल तो तुम्हारे जरिए मैं पूरे विश्व को सहिष्णुता क्या होती है ये समझाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी चिंता विश्व को लेकर है। यदि विश्व ने बढ़ती असहिष्णुता को नियंत्रित नहीं किया तो पृथ्वी को नर्क होते देर नहीं लगेगी। सो मैं एक बार फिर अपनी धरती तथा उसके निवासियों की सांस्कृतिक सहिष्णुता पर लौट आता हूं। जैसा मैंने बताया कि कुल 36 भागों में विभाजित मेरी धरती है तथा इन सभी भागों की अपनी एक अलग सांस्कृतिक धरोहर है, और इनकी इस संयुक्ता से मैं यानी भारत देश बना है। तथा यही इस धरती की विशेषता है। ना सिर्फ इन राज्यों की भाषाएं, बल्कि यहाँ के रहन सहन भी सर्वथा भिन्न हैं। यही क्यों पहनावे से लेकर भोजन तक भी सबके अपने हैं। और तो और उत्सव तथा उत्सव मनाने की रीत भी सबकी अपनी है। यही नहीं, सबकी अपनी नृत्य शैलियां हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि संगीत की भी सबकी अपनी एक अलग ही ऐतिहासिक विरासत है। यदि मैं इन विभिन्नताओं को थोड़ा विस्तार से कहूं, तो शायद जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो तुम्हारे लिए समझना आसान हो जाए। तो शुरुआत मैं भोजन से ही करता हूं। मोटा मोटी तौर पर यदि मैं कहूं तो भारत में 50 से ज्यादा तरीके के भिन्न भिन्न भोजन पकाए व खाए जाते हैं, और ये सब एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इन 50 तरीके के व्यंजनों को खाकर आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये एक ही देश के भिन्न भिन्न भोजन हैं, जबकि सामने विश्व के अधिकांश देशों में एक ही तरीके का भोजन खाया जाता है। यही नहीं, अक्सर तो उसके आसपास के अन्य देशों में भी उससे मिलता जुलता भोजन ही खाया जाता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विभिन्नताओं का सीधा ताल्लुक सहिष्णुता से है। ये सिद्धांत है कि जहां जितनी ज्यादा असहिष्णुता, वहां उतनी कम विविधता, और भारत की विविधता ही भारतीय सहिष्णुता की सबसे बड़ी गवाह है। यहां ये और बता दूं कि भारत के हर छोटे मोटे शहर में भी आपको देश के तमाम प्रकार के व्यंजनों के एक नहीं अनेक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहां ये भी स्पष्ट कर दूं कि किसी भी राज्य के ऐसे कोई व्यंजन नहीं जो पूरे देश में चाव से नहीं खाए जाते हों। भारत में कितने तरीके की दाल, कितने तरीकों के अचार व चटनियां खाई जाती हैं, और कितने प्रकार की रोटियां खाई जाती हैं, इसका तो हिसाब लगाना ही असंभव है। कुल मिलाकर कहूं तो जितने प्रकार के व्यंजन भारत में पकाए और खाए जाते हैं, उनकी संख्या पूरे विश्व में उपलब्ध तमाम प्रकार के व्यंजनों से कई गुना ज्यादा है। सो मुझे उम्मीद है कि पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की विविधता तथा उसकी गहराई समझ में आ गई होगी। निश्चित ही
इससे सबकी समझ में आ गया होगा कि भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता की विरासत कितनी महान है। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। वैसे तो यही क्यों, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इतने प्रकार के भारतीय व्यंजन उपलब्ध होने के बावजूद विश्व के सभी प्रमुख भोजन भी भारत के हर छोटे बड़े शहरों में उतने ही मशहूर हैं जितने कि यहाँ के स्थानीय व्यंजन। कहने का तात्पर्य ये कि वे सब भी यहाँ उतने ही चाव से खाए जाते हैं जितने चाव से यहाँ पर स्थानीय व्यंजन खाए जाते हैं, खासकर चाइनीज, मेक्सिकन, इटालियन, थाई, लेबनीज तथा कॉन्टिनेंटल व्यंजन तो यहाँ हर कोई खाता है। और ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भारत में कहीं से भी भारतीय व्यंजनों से कम लोकप्रिय नहीं है। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के भारत में हजारों बड़े व शानदार रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अतः दुनिया वालों, मैं पूछना इतना ही चाहता हूं कि मेरे अलावा दूसरी ऐसी कोई एक धरती बताओ जहां ना सिर्फ हजारों तरीके के व्यंजन बनाए जाते हों, बल्कि तमाम मशहूर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भी वहां के आम लोगों द्वारा उतने ही चाव से खाए भी जाते हों। इसे कहते हैं सहिष्णुता, समझे? तभी तो मैं कह रहा हूं कि कोई मेरी धरती पर आकर मेरे निवासियों को सहिष्णुता का बोध दे जाए तो बात पूरी तरह से बेतुकी ही नहीं, हास्यास्पद भी हो जाती है। खैर, यहां ये भी बता दूं कि भारत की ये सांस्कृतिक विविधता तथा सहिष्णुता भोजन तक ही सीमित नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर भी हर क्षेत्र में विविधताओं से भरी है तथा हर क्षेत्र में उतनी ही सहिष्णु है। संक्षेप में समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ के हर प्रांत का अपना ना सिर्फ एक अलग संगीत है, बल्कि यहाँ के हर प्रांत के अपने भिन्न भिन्न नृत्य भी हैं। लेकिन बावजूद इसके तमाम अंतर्राष्ट्रीय मशहूर संगीत व नृत्य भी भारत में लोकप्रिय है। यही क्यों यहाँ के हर प्रांत की अपनी एक वेशभूषा है। आप मानेंगे नहीं कि यहाँ के हर प्रांत के पहनावों में इतनी विविधता है कि कौन किस प्रांत का है, ये पहनावे मात्र से ही पता लगाया जा सकता है। मैं दावे से कहता हूँ कि जितने तरीके के पहनावे भारत में पहने जाते हैं, पूरे विश्व में मिलाकर उतने तरीके के पहनावे नहीं पहने जाते हैं। इसे कहते हैं सांस्कृतिक धरोहर। और सहिष्णुता की ऊंचाई तो ये कि पोशाकों की इतनी विविधता उपलब्ध होने के बावजूद भी आज की तारीख में भारत की सबसे लोकप्रिय पोशाकें पश्चिमी ही हैं, अर्थात कोट, पैंट, शर्ट, गाउन, नाइट सूट, शॉर्ट, स्कर्ट वगैरह। और फिर भारतीय सहिष्णुता की बात ही क्या करना, इसकी तो जितनी चर्चा करी जाए कम है। सभी जानते हैं कि भारत का प्रमुख धर्म हिंदू है। 2011 की जनगणना को आधार माना जाए तो कुल जनसंख्या के करीब 80% लोग यहाँ हिंदू धर्म का पालन करते हैं। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति है और पूरे विश्व को आश्चर्य होगा कि देश को आजाद हुए अभी 70 वर्ष ही हुए हैं और उसमें 3 बार इस सर्वोच्च पद को मुसलमान सुशोभित कर चुके हैं। उनके नाम कहूं तो पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन,
दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि एक मुसलमान हैं, वे भी 2 मर्तबा कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। यही क्यों ज्ञानी जैल सिंह, जो कि एक सिख थे, वे भी एक बार राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि भारत की सबसे बड़ी तथा पुरानी राजनैतिक पार्टी है, जिसने आजादी से आज तक के 70 वर्षों में करीब 50 वर्षों से ज्यादा चुनाव जीतकर देश पर शासन किया है। उस पार्टी की प्रेसिडेंट सन 1998 से, यानी कि पिछले 18 वर्षों से इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी हैं और उनके अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस 2 बार चुनाव जीतकर 10 वर्षों तक राज भी कर चुकी है। और इन पूरे 10 वर्षों तक भारत के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, वे भी एक सिख थे। सोचो, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी इस धरती ने सहिष्णुता नहीं खोई है। बताइए मुझे मिस्टर ओबामा कि विश्व के कौन से देश में सहिष्णुता की ऐसी मिसाल आपको मिल सकती है? और फिर दूर क्यों जाना, आपके अमेरिका के इतने विशाल इतिहास में कितने गैर क्रिश्चियन राष्ट्रपति बने? शायद एक भी नहीं। और फिर आप ये क्यों भूलते हैं कि अमेरिका के इतने लंबे इतिहास के बावजूद आप वहां के पहले ब्लैक राष्ट्रपति हैं, यानी इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद उसके किसी प्रतिनिधि को प्रमुख पद तक पहुंचने में इतने वर्ष लग गए। और यहां भारत में सिख समुदाय, जिनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के करीब 2% है, उनके प्रतिनिधियों को यहां के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों पदों की शोभा बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो चुका है। इतना ही नहीं, खुले विचारों का दावा करने तथा सबको एक निगाह से देखने जैसी बातें करने के बावजूद अमेरिका के इतने लंबे इतिहास में एक भी महिला आज तक राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच पाई है। ये तो ठीक, अमरीकी असहिष्णुता की हद तो ये कि प्रजातंत्र की स्थापना के 132 वर्ष तक तो आपके यहां महिला को वोट देने का अधिकार तक नहीं था, जबकि भारत में प्रजातंत्र की स्थापना के साथ ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार उपलब्ध था। और तो और, भारतीय प्रजातंत्र के मात्र 70 वर्ष के इतिहास में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। यही क्यों श्रीमती प्रतिभा पाटिल तो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का पद भी संभाल चुकी हैं। अतः निवेदन सिर्फ इतना ही करना चाहता हूं कि विश्व के किसी भी व्यक्ति को भारत को सहिष्णुता सिखाने की आवश्यकता नहीं है। सच तो ये है कि पूरे विश्व को भारत से सहिष्णुता सीखने की आवश्यकता है। और ये बात मैं मारे घमंड के नहीं, करुणा से भरकर कह रहा हूं। मेरा मकसद कतई स्वयं को या मेरे निवासियों को ऊंचा दिखाने का नहीं है। मेरा मकसद तो इस बहाने विश्व समुदाय में आपसी सहिष्णुता बढ़ाने का है, सबको सहिष्णुता का सबक सिखाने का है। अतः मेहरबानी कर सब करना, परंतु मेरी भावना पर शक मत करना। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ, भारत। चैप्टर 3। चलो, अब मैं आपको मेरे इतिहास के बारे में बताता हूं, क्योंकि सहिष्णुता की कोई भी गहराई समझने हेतु
मेरा ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, तो ये समझ ही लेना कि मेरा अपना अलग अस्तित्व, जिसे आप भारत के रूप में जानते हैं, ये तो आप मनुष्यों का बनाया हुआ है। वास्तव में तो मैं महान पृथ्वी का एक अटूट हिस्सा ही हूं। सो पहले मैं पृथ्वी का इतिहास ही बताता हूं। और जहां तक पृथ्वी के इतिहास का सवाल है, तो वहां भी ये ध्यान रख ही लेना कि पृथ्वी का अलग अस्तित्व भी आप मनुष्यों ने ही जाना है। अंत में तो पृथ्वी भी महान ब्रह्मांड का ही एक अटूट हिस्सा है। अतः भारत का इतिहास जानने हेतु पृथ्वी का, और पृथ्वी का इतिहास जानने हेतु ब्रह्मांड का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वास्तव में तो इन तीनों के इतिहास को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है। सो मैं प्रारंभ ब्रह्मांड से करता हूं। ये ब्रह्मांड करीब 15 अरब वर्ष पूर्व शून्य से हुए महाविस्फोट के कारण अस्तित्व में आया है। और ये शून्य क्या है, ये समझना ना आपके और ना विज्ञान के बूते की ही बात है। क्योंकि विज्ञान जब भी सोचेगा, और जितना भी सोचेगा, वो टाइम एंड स्पेस, अर्थात समय और स्थान के भीतर ही सोचेगा। वहीं आम मनुष्यों में भी इतनी प्रज्ञा कहाँ कि वो समय और स्थान के पार भी कुछ हैं, उसकी कल्पना तक कर सके। हालांकि ये कह दूं कि जो कुछ भी समय और स्थान के पार है, वही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड हो या मनुष्य का जीवन, सबकी अंतिम बागडोर तो उन्हीं तत्वों के पास है जो समय और स्थान के पार है। तथा ये कौन से तत्व हैं जो समय और स्थान के पार हैं? ये तो टाइम और स्पेस पर आधारित अच्छी साइकोलॉजी समझकर ही समझा जा सकता है। सो अभी तो मैं वापस ब्रह्मांड के अस्तित्व पर ही आ जाता हूं। और इस बाबत में आधुनिक विज्ञान को वाकई सलाम करना चाहता हूं। क्योंकि वो अपनी बुद्धिमत्ता तथा लगन के सहारे ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों पर से पर्दा उठाने में कामयाब रहा है। हाल ही में प्रचलित बिग बैंग थ्योरी के तारण को ही आधार बनाकर समझाऊं, तो ब्रह्मांड आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन के कारण अस्तित्व में आया है। इस थ्योरी के अनुसार अचानक उस शून्य के समान इलेक्ट्रॉन में एक धमाका हुआ, तथा वो 1 सेकंड से भी कम के समय में ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। बिग बैंग थ्योरी आगे कहती है कि इस धमाके से जो ऊर्जा पैदा हुई, उस ऊर्जा ने कण और अणु का स्वरूप धारण कर लिया, और आगे चलकर इन्हीं अणुओं के जुड़ने से आकाश गंगाएं अस्तित्व में आई। यहां दिक्कत एक ही है, विज्ञान की पहुंच उस तत्व तक नहीं है जो कि टाइम और स्पेस के पार है। अतः मैं ये स्पष्ट कर दूं कि विज्ञान जिसे सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन कह रहा है, वो सूक्ष्म वस्तु इलेक्ट्रॉन ना होकर एक शून्य है। शून्य यानी बिना स्पेस का। और जब स्पेस ही नहीं, तो सूक्ष्म होने का भी सवाल ही नहीं। वैसे ही जब विज्ञान कहता है कि ये विस्फोट 1 सेकंड से भी कम के समय में ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया, तो ये भी गलत है। विस्फोट चूंकि शून्य से हुआ है, अतः समय का भी सवाल ही नहीं उठता। और जब समय ही नहीं, तो 1 सेकंड या उसके लाखवें हिस्से का भी सवाल ही कहां उठता है। समय व स्थान तो अस्तित्व में ही उस विस्फोट के बाद आए हैं। अब जब ये बात विज्ञान की समझ के बाहर की है,
तो आम मनुष्यों के तो टाइम और स्पेस के पार की दुनिया को समझने का सवाल ही नहीं है। हाँ, कृष्ण द्वारा कही भगवत गीता तथा लाओ त्से के सूत्रों ताओ ते चिंग में ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के वास्तविक सिद्धांत उल्लेखित हैं, परंतु यहां भी सवाल ये कि उसे ठीक से समझे कौन। होगा, मैं स्वयं जल्द ही अपनी अगली किताब में समय पर कुछ कहूंगा। उम्मीद है कि उसके बाद ना तो विज्ञान को और ना ही आम मनुष्यों को समय के बाबत कोई अज्ञान बचा रह जाएगा। यूं तो महान आइंस्टाइन ने समय के खेल को काफी कुछ समझा भी था और समझाया भी था, और सही मायने में देखा जाए तो विज्ञान के ब्रह्मांड तक की छलांग लगाने में आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित समय के सिद्धांतों ने ही प्रमुख भूमिका निभाई है। परंतु मैं जो समय कहूंगा उसमें समय के अस्तित्व में आने से लेकर उसके तमाम स्वरूपों का विस्तार से वर्णन करूंगा। उसके बाद निश्चित ही विज्ञान की सहायता तथा मनुष्यों की प्रज्ञा के सहारे मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियां। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं। चलो, ये सब भविष्य की बात है और उसे भविष्य पर ही छोड़ देते हैं। हम तो सीधे सीधे वापस वर्तमान विषय पर ही आ जाते हैं। हमने ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने की बात तो समझ ली। अब सवाल ये कि क्या पृथ्वी भी ब्रह्मांड के साथ ही अस्तित्व में आ गई थी? मैं पहले इस बाबत विज्ञान क्या कहता है वो बताता हूं। विज्ञान के अनुसार आज से करीब 5 अरब वर्ष पहले तक आज का जो सौर मंडल है वो सौर मंडल ना होकर मेघ और राख का एक गुबार मात्र था, और इस गुबार के बाहर एक अत्यंत ही विशाल सूर्य था जिसका प्रकाश आज के सूर्य के प्रकाश से 10 अरब गुना ज्यादा था। बस एक दिन अचानक ये गुबार फटा तथा उसके फटने से उसमें एक हलचल पैदा हुई, और उस हलचल के कारण राख का वो गुबार एक चक्र में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात उन चक्रों के केंद्र में कई सूर्यों की उत्पत्ति हुई। इन सूर्यों की उत्पत्ति के साथ ही उनके आसपास जो राख का ढेर मौजूद था उसमें भी हलचल पैदा हो गई, परंतु उन सूर्यों के गुरुत्वाकर्षण के कारण राख का वो ढेर ज्यादा दूर तक बिखर ना सका, और धीरे धीरे कर उन सूर्यों में से एक सूर्य के राख के इस ढेर ने गर्म लावा का स्वरूप धारण कर लिया। हालांकि जल्द ही ये लावा ठंडा होने लगा, और ठंडा होते ही इसने ग्रहों का स्वरूप धारण कर लिया। बस आज की ये पृथ्वी भी उन्हीं ग्रहों में से एक है। विज्ञान के अनुसार ये घटना करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व घटी थी, यानी पृथ्वी अस्तित्व में करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व आई है। अब निश्चित ही विज्ञान का ये तारण सत्य के निकट है, और उस हेतु एक बार फिर मैं वैज्ञानिक चेतना को सलाम करता हूं। निश्चित ही जो विज्ञान ने कर दिखाया है वो पिछले लाखों वर्षों में किसी ने नहीं किया। मनुष्य चेतना की जो ऊंचाइयां विज्ञान ने छुई हैं वो लाखों वर्षों में किसी ने नहीं छुई हैं।
परंतु हाँ, यहां भी विज्ञान को एक बात समझने की है कि पृथ्वी भी अस्तित्व में उसी दिन आ गई थी जिस दिन ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। दरअसल ये एक सनातन सिद्धांत है कि जो भी टाइम और स्पेस की सीमा में कैद है, उसे ना तो कभी उत्पन्न ही किया जा सकता है और ना ही उसे कभी मिटाया ही जा सकता है। अतः जो कुछ भी यहाँ दृश्यमान है, वो सब कुछ ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के साथ ही अस्तित्व में आया हुआ है। फिर वो पृथ्वी हो या मनुष्य, उसके पश्चात तो सबका सिर्फ रूपांतरण हो रहा है। अतः पृथ्वी भी अस्तित्व में तो तभी आ गई थी जिस दिन ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। बस उसने अपना स्वरूप बदलते बदलते वर्तमान पृथ्वी का स्वरूप धारण करने में 10 अरब वर्ष लगाए। उम्मीद है कि ये सीधी बात विज्ञान के तथा आपके दोनों की समझ में आ गई होगी। अतः ये सिद्धांत हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना कि यहाँ ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद ना तो कोई कण कभी पैदा हुआ है और ना ही कोई कण कभी मिटा है। सबका सिर्फ एक से दूसरे में रूपांतरण हुआ है। और ऐसे एक नहीं, हजारों सनातन सत्य हैं जिनकी चर्चा भगवत गीता तथा लाओ त्से के सिद्धांतों में मिलती है। खैर, अभी तो उम्मीद ये कर रहा हूं कि पृथ्वी के अस्तित्व में आने की दास्तां आपकी समझ में आ गई होगी। साथ ही विज्ञान का काबिले तारीफ कार्य भी आपकी समझ में आ ही गया होगा। चलो, पृथ्वी ने अपना वर्तमान स्वरूप करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व धारण कर लिया था। ये बात तो समझें, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी पर जीवन कब और कैसे आया? तो इस हेतु पहले ये बताएं कि जीवन का आधार क्या है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, पानी। अब चूंकि पृथ्वी आग का लावा थी, तो शुरुआती दौर में तो इसमें पानी होने का सवाल ही नहीं उठता है। यानी पानी पृथ्वी पर था नहीं, कहीं बाहर से आया है। और पृथ्वी के बाहर तो अंतरिक्ष ही है। अतः सीधी बात है कि पानी पृथ्वी पर अंतरिक्ष से ही आया है। और कैसे? सो हुआ ये कि धमाकों के बाद बड़ी मात्रा में कई प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों की उत्पत्ति हुई, जिसमें एक पदार्थ हाइड्रोजन भी था। अपनी उत्पत्ति के साथ ये हाइड्रोजन के कण करोड़ों वर्षों तक आपस में टकराते रहे। इस आपसी टकराहट के कारण हाइड्रोजन के कण धीरे धीरे कर हीलियम में रूपांतरित होते गए तथा इसी हीलियम और हाइड्रोजन के गठजोड़ से तारे बने। फिर जब इन तारों में धमाका हुआ तो एक बार फिर राख का बड़ा गुबार बना। राख के इस गुबार में कार्बन, नियॉन, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन तथा सिलिकॉन के साथ साथ ऑक्सीजन जैसे पदार्थ भी शामिल थे। आगे ये हुआ कि पहले से घूम रहे हाइड्रोजन के तथा नए पैदा हुए ऑक्सीजन के कण सिलिकॉन तथा कार्बन के कणों पर बैठने लगे। वहीं ये भी संयोग ही है कि इन्हीं सिलिकॉन और कार्बन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन के 2 कण तथा ऑक्सीजन के 1 कण का मिलन होना प्रारंभ हो गया और उसी रिएक्शन से अचानक पानी की उत्पत्ति हुई। फिर इस बढ़ते पानी ने अंतरिक्ष में बर्फ का स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात आज से करीब 4 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष से बर्फ के कई गोले, जिसे
वैज्ञानिक भाषा में एस्ट्रॉइड्स तथा कॉमेट्स कहा जाता है, पृथ्वी पर गिरे। और चूंकि पृथ्वी अब भी आग का गोला थी, सो बर्फ के ये गोले पृथ्वी पर आते ही एक बार फिर पानी में रूपांतरित हो गए तथा जहां जहां गड्ढे थे वहां पानी जमा होने लगा। इसी से नदियां, समुद्र व तालाब बने। फिर क्या था, एक बार जब पानी पृथ्वी पर आ गया तो जल्द ही अमीबा व बैक्टीरिया के रूप में जीवन भी आ गया और फिर तो पेड़ पौधे भी निकल आए। ये सब भी करीब 3 अरब वर्ष पुरानी कहानी है और उसके बाद तो ये एक प्रोसेस में आ गया। जीवन और चेतना का विकास होता चला गया। छोटे मोटे बैक्टीरिया, मछली, जानवर तथा पक्षियों का स्वरूप धारण करते चले गए। महत्वपूर्ण बात ये कि इस बढ़ते जीवन तथा इस बढ़ती चेतना को मनुष्य का स्वरूप धारण करने में पूरे 3 अरब वर्ष लगे। अर्थात समझें तो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के करीब 9 अरब वर्ष बाद पृथ्वी अस्तित्व में आई तथा पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद के भी करीब 4 अरब से ज्यादा वर्षों बाद मनुष्य अस्तित्व में आया। बस ये समझाने हेतु ही मैंने आप लोगों को ब्रह्मांड तथा पृथ्वी के अस्तित्व में आने का इतिहास बताया। उपरोक्त इतिहास से समझना सिर्फ इतना है कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है, क्योंकि चेतना अपने अस्तित्व में आने के बाद भी करीब 4 अरब वर्ष की मेहनत के बाद ही मनुष्य का स्वरूप धारण कर पाई है। और कहने की जरूरत नहीं कि ये मनुष्य स्वरूप चेतना की अंतिम ऊंचाई है तथा इस कारण यह मनुष्य जीवन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सो 100 बातों की एक बात ये कि ऐसे में इतने बेशकीमती मनुष्य जीवन को आपसी असहिष्णुता के कारण बर्बाद कतई नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि मैं आज सभी मनुष्यों को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने उपस्थित हुआ हूँ। सुनने में मजा आया तो आप इसे पढ़ने का मजा भी ले सकते हैं। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ, भारत। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। खैर, ब्रह्मांड तथा पृथ्वी के अस्तित्व में आने का इतिहास आपने जान लिया। साथ ही जीवन के अस्तित्व में आने का इतिहास भी आपने समझ ही लिया। अब उम्मीद करता हूं कि मनुष्य जीवन के महत्व को भी आपने समझ ही लिया होगा। सो अब मैं सीधे अपने इतिहास पर आता हूं और मेरा इतिहास अलग से इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये इतिहास अन्य सभी भूभागों के इतिहास से सर्वथा भिन्न है। हालांकि मैं अपना इतिहास 2 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ ना करके 5-10 हजार वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ करता हूं, क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस हेतु इतना इतिहास समझना ही काफी है। निश्चित ही आज से 5,000 वर्ष पूर्व मैं ऐसा नहीं था जैसा आज हूं। उस समय मोटा मोटी तौर पर मुझे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ये आर्यावर्त कोई देश नहीं था, बल्कि अंदाजे से माना और समझा जाने वाला एक क्षेत्र था। अब उस समय वैज्ञानिक प्रगति तो हुई नहीं थी कि उसका कोई नक्शा बनाया गया हो। वहीं उस समय तक गाड़ियों या हवाई जहाज का भी निर्माण नहीं हुआ था। सो स्वाभाविक रूप से मनुष्य सफर घोड़ा गाड़ी तथा बैलगाड़ियों में ही करता था। और आप समझ ही सकते हैं कि अब घोड़ा गाड़ी तथा बैलगाड़ियों से वो कितनी दूर जा सकता था।
सो हर कोई अपने अपने क्षेत्रों में ही सिमट कर रहता था। उस समय के आर्यावर्त की संस्कृति में राजपाट तथा राजाओं का युग आ गया था। उस समय के आर्यावर्त में हजारों नगर थे और जितने नगर थे उतने ही राज्य और राजा थे। मैं इस समय बात मेरे यानी भारत के महाभारत के युग की कर रहा हूं। उस समय आर्यावर्त की कुल जनसंख्या करीब 50 लाख थी और इन 50 लाख लोगों में ही करीब हजारों राज्य व राजे थे। खैर, प्रमुख बात ये कि इनमें आपसी झगड़े व युद्ध होते ही रहते थे। अब आर्यावर्त का ये जो महाभारत का युग था, वो उस समय के इतिहास का सबसे प्रगतिशील युग था। उस युग में मनुष्यों ने एक से एक वस्त्रों व शानदार घरों व महलों का ही नहीं, बल्कि तेज गति से दौड़ने वाली घोड़ा गाड़ियों का आविष्कार भी कर लिया था। साथ ही उसने पेट भरने हेतु तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी इजाद कर लिए थे। कहने का तात्पर्य ये कि इस युग का मनुष्य जीवन की तीनों जरूरियात यानी रोटी, कपड़ा और मकान के शिखरों को छू चुका था। लेकिन मेरा अनुभव है कि हर प्रगति के साथ मनुष्यों के अहंकार और असहिष्णुता भी बढ़ते ही चले जाते हैं। कायदे से होना इससे उल्टा चाहिए। बढ़ती प्रगति के साथ मनुष्यों को विनम्र तथा सहिष्णु होते चले जाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता नहीं है। सो महाभारत का प्रगतिशील युग भी इससे बाकात नहीं रहा और बस इस बढ़ते अहंकार और बढ़ती असहिष्णुता के चलते उस युग के मनुष्यों ने एक से एक हथियार भी इजाद करने शुरू कर दिए। तीर, भाले, तलवार, गदा तथा और भी ना जाने कितने हथियारों की धार उस युग में और भी तेज कर दी गई। दुर्भाग्य तो ये था कि हर तरह की शिक्षा में युद्ध कला को ना सिर्फ शामिल किया जाने लगा, बल्कि उसे ही ज्यादा महत्व भी दिया जाने लगा। अब एक तो वैसे ही धरती एक नहीं थी, जैसा कि आज का भारत एक है। धरती के इस छोटे से टुकड़े का अनेक राज्यों में वैसे ही विभाजन था और ऊपर से बढ़ती असहिष्णुता के कारण उनके आपसी टकराव बढ़ते जा रहे थे। ऐसा एक दिन नहीं जाता था जब कहीं ना कहीं दो सेनाओं का युद्ध ना हो रहा हो। अंत में आपस में बढ़ रही इस असहिष्णुता ने महाभारत के भयानक युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया। उस समय के अधिकांश राजा अपनी सेना समेत इस महायुद्ध का हिस्सा बने। सभी एक या दूसरे खेमे में विभाजित हो गए और आखिर इस ऐतिहासिक तथा महाविनाशक युद्ध ने उस समय के आर्यावर्त की पूरी प्रगति धूल में मिला दी। इस एक महायुद्ध के कारण सब कुछ खत्म हो गया और जो धरती प्रगति के शिखर पर थी, वो अन्य धरतियों से बिछड़ गई। आपके इंटरनेट का इतिहास चाहे जो कह रहा हो, ये बात स्पष्टतः समझ लेना कि महाभारत का युग उस समय तक के मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे प्रगतिशील युग था। प्रगति के ऐसे शिखर उस समय तक पृथ्वी की किसी धरती ने नहीं छुए थे, परंतु बढ़ रही आपसी असहिष्णुता ने सब कुछ खत्म कर दिया। बस इसी असहिष्णुता के इन्हीं गंभीर परिणामों को समझाने हेतु मैं आज सबके सम्मुख प्रकट हुआ हूं। खैर, महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद सब धीरे धीरे कर संभलने अवश्य लगा, परंतु
आप सभी जानते हैं कि बिगड़ा बनाना इतना आसान नहीं होता, और यही वो समय था जब अन्य धरतियां प्रगति के मामले में आर्यावर्त से आगे निकल गई। बस मेरी धरती के 5,000 वर्ष पूर्व की उन्नति से पतन तक के इसी इतिहास से सबको सबक लेना है। आज से 5,000 वर्ष पूर्व जब ये धरती प्रगति के शिखर पर थी, यदि उस समय यहाँ के मनुष्यों में आपसी सहिष्णुता होती, तो क्या आज का भारत, जो कि एक संघर्षरत मुल्क है, दुनिया के सबसे प्रगतिशील देशों में ना होता? बिल्कुल होता। बस ये एक महत्वपूर्ण बात समझाने हेतु ही मैंने आपको मेरी धरती का इतिहास बताया। अतः समझदार वो जो इतिहास से सबक ले, जो एक असहिष्णुता के चलते कल आर्यावर्त का हुआ, वही बढ़ती असहिष्णुता के कारण किसी अन्य देश या संपूर्ण मनुष्य जाति के साथ भी हो ही सकता है। और हो क्या सकता है? ऐसा होता ही रहता है। मनुष्यों ने प्रगति के शिखर पहली बार नहीं छुए हैं, कई बार छुए हैं, लेकिन हर बार आपस में बढ़ती असहिष्णुता ने प्रगति का भोग लिया है, और तत्पश्चात उसे भारत की ही तरह फिर अ ब स से शुरू करना पड़ा है। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि बिगड़ा आसानी से फिर बनता नहीं, और इस बाबत भारत का उदाहरण आपकी आंखों के सामने है। अब चूंकि भारतीय प्रगति की बातें विश्व में ना तो ज्यादा फैली हैं और ना फैलाई ही गई हैं, इसलिए महाभारत के प्रगतिशील युग का आज के विश्व को कोई अंदाजा नहीं है। अतः कम से कम मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मनुष्य की प्रगति के बाबत जो भी इतिहास आप आज पढ़ते हैं, वो तथ्यों पर आधारित कतई नहीं है। और फिर अब तो इंटरनेट का जमाना है, जिसका सत्य से वैसे ही कुछ लेना देना नहीं है। वहां तो जिसकी जो मर्जी आ रही है लिख रहा है। वहां तो हर कोई अपने इतिहास को स्वर्णिम बताने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो सत्य से कितना परे ही क्यों ना हो। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं कि जिन देशों का इंटरनेट पर राज है, आजकल विश्व में उन्हीं के स्वर्णिम इतिहास की तूती बोल रही है, और उसमें सत्य तो जाने कहां खो गया, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं आज सिर्फ सहिष्णुता सिखाने हेतु प्रकट हुआ हूं। ना तो मुझे इतिहास बताने में कोई रुचि है, और ना अपनी धरती की शेखी भगाड़ने में। मैं समझाना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि जिस असहिष्णुता ने समृद्धि के शिखर पर बैठे भारत को गरीब बना दिया, उस असहिष्णुता से सबक लो और उसे छोड़ो। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। और जहां तक भारत की धरती के 5,000 वर्ष पूर्व प्रगति के शिखर पर बैठे होने की बात है, तो उसका अंदाजा आपको मेरे इतिहास से ही हो जाएगा। निश्चित ही उससे साफ हो जाएगा कि मैं अपनी धरती के प्रगतिशील युग की शेखी नहीं मार रहा। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं, परंतु बात समझने तथा समझाने हेतु इसकी चर्चा आवश्यक है, सो कर रहा हूं। अतः यहां वहां की बात ना कर मैं सीधे महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ उस पर आ जाता हूं। निश्चित ही
इस महायुद्ध के बाद सारी प्रगति ठंडी पड़ गई, वरना खुशबूदार इत्रों से लेकर एक से एक गहने तक किस किस चीज का इस्तेमाल उस जमाने में नहीं हो रहा था। खैर, युद्ध समाप्त हो गया। चारों ओर मातम छा गया। हजारों सिपाही मारे गए, गाड़े घोड़े सब नष्ट हो गए। चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी तथा भुखमरी का राज हो गया। जहां आनंद और उत्सव हेतु एक से एक समारोह आयोजित किए जाते थे, जहां मनोरंजन हेतु चौपर जैसे एक से एक खेल खेले जाते थे, जहां नृत्य व संगीत कला का आनंद बात बात पर लिया जाता था, उसकी जगह रोटी हेतु संघर्ष प्रारंभ हो गया। अर्थात एक युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यदि इस महायुद्ध के बाद भी कुछ नहीं बदला था, तो वो था टुकड़े टुकड़े में बटे हजारों राज्यों का अस्तित्व। जल्द ही हर नगर फिर एक राज्य बन गया तथा उसने फिर अपना एक नया राजा खोज लिया। हालांकि भले ही टुकड़े टुकड़े में बटे राज्य नहीं बदले थे, वे भले ही फिर जल्द ही अस्तित्व में आ गए थे, परंतु जीवन के स्तर पर सब कुछ बदल गया था। महाभारत जैसे महायुद्ध के दरमियां हुए विनाश की छाप आर्यावर्त के चप्पे चप्पे पर देखी जा सकती थी। सारे विकास की जगह गरीबी और भूखमरी ने ले ली थी। अर्थात पहले आपस में संघर्ष कर रहे थे, अब जीवन से संघर्ष कर रहे थे। हाँ, एक बात थी, मेरी यानी भारत की धरती पर कुदरत की अपार मेहरबानी शुरू से रही है। यहाँ की जमीन ना सिर्फ उपजाऊ है, बल्कि नदियों की भी यहाँ हमेशा से भरमार रही है। बस सबने नदी किनारे बसना शुरू कर दिया। इन संघर्ष के दिनों में भोजन प्रमुख जरूरियात तथा खेती प्रमुख व्यवसाय बन के उभरा। नृत्य, उत्सव, शाही भोजन, शाही रथ वगैरह तो महाभारत के युद्ध के बाद वैसे ही गायब हो चुके थे। हालांकि करीब 1000 वर्ष की मेहनत के बाद धीरे धीरे कर गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी। मानना होगा कि मेरे धरतीवासियों ने जीवन के इस कठिन संघर्ष को अच्छे से झेला, खासकर ये देखते हुए कि सभी महान योद्धाओं तथा प्रतिभावान लोगों को महाभारत का विनाशकारी युद्ध खा चुका था। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं कि 1000 वर्ष का ये संघर्ष आम प्रजा का अपना संघर्ष था। आम मनुष्य ने इस पर अपने बूते पे विजय पाई थी। इस संघर्ष का कोई नायक नहीं था, फिर भी इस संघर्ष का एक बेजान नायक जरूर था। आप कहेंगे, बेजान नायक? जी हां, भारत को फिर प्रगति की राह पर लाने वाला एक बेजान नायक ही था। और वो नायक था महाभारत के प्रगतिशील युग में अर्जित किए हीरे जवाहरात और सोना। उस समय इतना सोना तथा इतने हीरे जवाहरात भारत में मौजूद थे कि उसकी कल्पना ही करना असंभव है। यहां ये भी ध्यान रख लेना कि यहां मौजूद सोने तथा हीरे जवाहरातों ने इस धरती के इतिहास को बड़ा प्रभावित भी किया। उसके साथ ही यहाँ की उपजाऊ जमीन, बहती नदियां तथा संतुलित कुदरती वातावरण ने भी इस धरती के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। निश्चित ही आप कहेंगे, कैसे? तो वो भी बताता हूं। भले ही महाभारत के विनाशक युद्ध का यहाँ के जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ा था, परंतु बावजूद इसके यहाँ मौजूद सोने व हीरे जवाहरातों के कारण भारत गरीब तब भी नहीं था। भारत उस समय भी समृद्ध था, और ऐसा समृद्ध
कि महाभारत के विनाशक युद्ध के बाद भी इसे सोने की चिड़िया ही कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर कुदरत की अपार कृपा के कारण यहां ना सिर्फ जीना आसान था, बल्कि प्रगति करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। जबकि इसके विपरीत भारत के आसपास की धरतियां ना तो समृद्ध थीं और ना ही उन पर कुदरत उतनी मेहरबान थी। ना तो वहां की जमीनें उपजाऊ थीं और ना वहां का मौसम ही संतुलित था। बस इन सब के चलते आसपास के धरती वासियों की भारत पर नजर पड़नी शुरू हो गई। हो सकता है आप कहें या सोचें कि बात सहिष्णुता की चल रही है, उसमें तुम अपनी धरती का इतिहास क्यों घुसेड़ रहे हो? तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कोई भी बात व्यर्थ या अकारण नहीं करता हूं। यहीं से तो भारत की सहिष्णुता का महान इतिहास प्रारंभ होता है। सो हुआ ये कि महाभारत के विनाशक युद्ध के करीब 1000 वर्षों में भारत की गाड़ी फिर पटरी पर आ गई और भारत की इस खुशहाली ने सबसे पहले ईरान के कुछ लोगों को आकर्षित किया। वे अपना देश छोड़ पूरब में जमुना नदी के किनारे तक आ बसे। इन्हें आर्य कहा गया और भारत की सहिष्णु प्रजा ने न सिर्फ उनका स्वागत किया, बल्कि जल्द ही उनसे हिल मिल भी गए। और आप मानेंगे नहीं कि वो भी इस कदर जैसे चाय में शक्कर घुल मिल जाती है। यही नहीं, भारत के सिंधु घाटी में आए इन ईरानियों की छाप आज भी भारतीय संस्कृति पर पाई जाती है। वर्तमान भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में आज भी अनेक ईरानी रेस्टोरेंट मौजूद हैं और इन रेस्टोरेंटों की चाय की चुस्कियां पूरे मुंबई में मशहूर हैं। इसे कहते हैं संस्कृति तथा शौकों को अपनाने की सहिष्णुता। आपस में बिना भेद के एक हो जाने की सहिष्णुता। और भारत की सहिष्णुता का यही इतिहास है जो आज पूरी दुनिया को समझना आवश्यक है। खैर, हरे भरे मैदानों और रोजी रोटी के लिए भारत में आने की परंपरा, जो आज से 4000 वर्ष पूर्व ईरानियों से प्रारंभ हुई थी, फिर वो सिलसिला अंत तक नहीं थमा। भारत की समृद्धि, यहाँ की हरियाली तथा यहाँ के संतुलित मौसम की चर्चा चारों ओर फैलने लगी और इसी से आकर्षित होकर आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व फारस के एकेमेनिड शासकों ने भारत पर हमला किया। करीब 200 वर्षों तक उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब तथा राजस्थान पर राज किया और तभी एक और इतिहास लिखा गया। आज से करीब 23-2400 वर्ष पूर्व, करीब 326 बीसी में मैसेडोनिया के शासक सिकंदर ने भारत पर हमला किया। सिकंदर ने सबसे पहले तो अफगानिस्तान, पंजाब और राजस्थान पर राज कर रहे एकेमेनिड के शासकों को युद्ध में हराया और तत्पश्चात वो अगले करीब 2 वर्षों तक पश्चिम भारत के अन्य राज्यों पर भी हमला करता गया। इन 2 वर्षों में सिकंदर ने अनेक पश्चिमी राज्यों पर अपना शासन कायम किया। इन हमलों के दौरान सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ युद्ध काफी शानदार रहा। हालांकि अंत में पोरस को हार का सामना करना पड़ा। खैर, उधर लगातार के हमलों से सिकंदर की सेना थक चुकी थी, सो अंत में उसे वापस लौट जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी वो यहां से बड़ी मात्रा में हीरे जवाहरात व सोना अपने साथ ले गया। साथ ही अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को वो शासन करने हेतु यहां छोड़ भी गया। खैर, इसके बाद
इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। मौर्य शासक चंद्रगुप्त और उनके कूटनीतिक सलाहकार चाणक्य ने मिलकर सिकंदर से हारे सब राजाओं को एक किया तथा अपनी संयुक्त ताकत दिखाते हुए सिकंदर की सेना को खदेड़ दिया। और इसके साथ ही चंद्रगुप्त के नेतृत्व में प्रथम बार भविष्य के अखंड भारत की नींव रखी गई। चंद्रगुप्त का शासन गांधार से लेकर बंगाल तक तथा कश्मीर से लेकर दक्षिणी पठार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के राज में देश में फैली इस अखंडता को भारत के इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। उसके पश्चात सम्राट अशोक ने राजगद्दी संभाली, लेकिन उनकी मृत्यु के चंद वर्षों में ही मौर्य वंश के शासन का अंत आ गया और उसके साथ ही एक बार फिर सभी छोटे मोटे राज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी बमुश्किल स्थापित हुई अखंडता फिर टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। मैं मन हूं पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं। अब ये तो भारत के भीतर की बात थी, परंतु भारत के बाहर यहाँ की समृद्धि हमेशा चर्चा का विषय बनी रही और दुर्भाग्य से समृद्धियों की ये चर्चा बाहर के शासकों को भारत पर हमला करने हेतु प्रेरित भी करती रही और इसी कारण ये धरती हमेशा बाहरी आक्रमणों का शिकार रही। सन 1001 में महमूद गजनी ने अरब से अपनी सेना समेत भारत का रुख किया। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। अपने हर आक्रमण में उसने यहाँ के सोमनाथ, कन्नौज, मथुरा तथा वृंदावन के मशहूर मंदिरों को खूब लूटा। खैर, एक दिन महमूद गजनी के आक्रमणों का भी अंत आया, लेकिन उसके बाद सन 1526 में भारत के इतिहास में एक और नया मोड़ आया और उस मोड़ ने एक अनोखा इतिहास रच दिया। हुआ ये कि उस समय दिल्ली की कमजोर पड़ती सल्तनत को देखते हुए उस समय के पंजाब के राजा दौलत खान लोदी ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करने हेतु काबुल के शासक बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके साथ ही बाबर के नेतृत्व में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। फिर तो ये मुगल शासन रोज रोज फैलता चला गया। मुगल और उनके वंशज हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब ने मिलकर करीब 325 वर्ष तक भारत पर शासन किया। इस युग की एक अच्छी बात यह रही कि अकबर के शासन काल में भारत ने एक बार फिर अखंडता की ओर कदम बढ़ाए। बाकी तो जब मेरी धरती के लोग सहिष्णु हैं, तो फिर मेरी सहिष्णुता का तो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता है। अतः मुझे मुगल शासन की सिर्फ अच्छाइयां याद हैं। बाकी जो कुछ भी हुआ उसे मैं कब का भूल चुका। सो मैं अभी तो अपने इतिहास की बात ही आगे बढ़ाऊं। उधर मुगल शासन के दरमियां ही एक और ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसने भारत के भविष्य के इतिहास को काफी प्रभावित किया। मुगलों के दौर में जब जहांगीर का शासन था, तब उनकी इजाजत से सन 1612 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार फैलाने हेतु भारत में कदम रखा
और धीरे धीरे कर इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ साथ यहाँ के राजनैतिक वातावरण में भी रस लेना शुरू किया। और इसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि जब औरंगजेब के कारण ही मुगल शासन का अंत हुआ, उस समय तक भारत का करीब 2/3 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुका था। और बचा हुआ हिस्सा जहां उनका शासन नहीं था, वह वे राजे थे जो अंग्रेजों के वफादार थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा या परोक्ष शासन हो चुका था। अंग्रेजों का ये शासन करीब 150 वर्ष चला। इस दौरान जलियांवाला बाग की क्रूरता भी हुई तथा और भी ना जाने क्या क्या हुआ, लेकिन उन सब में मैं जाना नहीं चाहता। मैं स्वभाव से ही सहिष्णु हूं तथा सिर्फ अच्छाइयां याद रखने का आदी हूं। और निश्चित ही अंग्रेज शासन के दरमियान भी एक से एक अच्छे कार्य हुए। सबसे पहले तो देश वास्तविकता में एक हो गया। पूरे देश में एक कानून लागू हुआ। साथ ही भारत का संपर्क इसी दौरान संपूर्ण विश्व से हुआ। पूरे विश्व से भारत के व्यापारिक संबंधों की स्थापना भी इसी दौर में हुई। इसके अलावा रेलवे, सड़कों तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना भी अंग्रेजों के शासनकाल में ही हुई। यही क्यों कई पुरानी अनावश्यक परंपराओं जैसे सती प्रथा, मानव बलि तथा गुलामी की प्रथा पर प्रतिबंध भी अंग्रेज शासन के दरमियान ही लगा। खैर, अंत में मेरी धरती के लालों ने अपनी धरती को 1947 में अंग्रेजों से आजाद करवा लिया। लेकिन ये आजादी कई मायनों में महंगी पड़ी। एक तो अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा। वे यहां से ना जाने कितने बेशकीमती हीरे जवाहरात तथा सोना अपने साथ ले गए। यहां तक कि ब्रिटेन की महारानी के महल की शोभा बढ़ा रहा कोहिनूर हीरा भी भारत का ही है। इसके अलावा अंग्रेजों से आजादी के साथ ही मेरे 2 टुकड़े भी हो गए। एक भारत, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तथा दूसरा मेरा ही अंश पाकिस्तान। खैर, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आज के अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत वगैरह भी किसी समय मेरी ही धरती का हिस्सा थे। अब धरतियों को बांटना इंसानी फितरत है, अतः उसमें मुझे ज्यादा जाना भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस बात का गर्व है कि युगों से इतनी छोटी छोटी सल्तनतों में विभाजित रहने के बावजूद, अनेकों बार विदेशी हमलों का शिकार होने के बावजूद तथा लंबी गुलामी के बावजूद, आज मैं एक अखंड तथा आजाद धरती हूं। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। तो ये तो हुआ मेरा इतिहास। और अब मैं सीधे इस बात पर आता हूं कि मैंने आपको अपना ये इतिहास क्यों बताया। निश्चित ही इस धरती की सहिष्णुता तथा यहाँ की समृद्धि को समझाने के लिए। और पहले चर्चा समृद्धि की कर लेता हूं। सोचो ये कि इस धरती के बेशकीमती हीरे जवाहरातों को इस कदर लूटे जाने के बावजूद भी आज ये विशाल देश अपने पैरों पर खड़ा है। कोई कुछ भी कहे, आज दुनिया के प्रमुख देशों में मेरी गिनती होती ही है। अंदाजा सिर्फ ये लगाओ कि ऐसे में ये धरती युगों से कितनी समृद्ध रही होगी। और जहां तक सहिष्णुता की बात है,
तो उसकी झलक तो आपको मेरे इतिहास से ही समझ में आ गई होगी। और समझ में ना आई हो तो मैं सहायता कर देता हूं। एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि युगों से यहां पर एक ही संस्कृति तथा एक ही धर्म में मानने वाले लोग थे। हालांकि इस दरमियान भारतीय संस्कृति में एक बड़ा परिवर्तन अवश्य आया। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व यहां महान बुद्ध ने जन्म लिया और उनके बढ़ते प्रभाव से हजारों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों धर्मों में कोई विशेष फर्क नहीं था। अतः कहा जा सकता है कि आज से करीब 1500 वर्ष पूर्व तक एक ही संस्कृति के लोग यहां रहते थे। लेकिन उसके बाद जब बाहर के अलग-अलग देशों के शासक यहां आने लगे, तो उनके साथ वहां की आम जनता भी यहां स्थानांतरित होने लगी। और मेरे धरतीवासियों ने न सिर्फ सबका स्वागत किया, बल्कि सबकी अच्छी बातों को ग्रहण भी किया। फिर बात चाहे खान पान की हो या संस्कृति की, यही कारण है कि आज के भारतीय खान पान तथा आज की भारतीय संस्कृति पर मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सबका प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। यानी यहां की प्रजा इतनी सहिष्णु है कि अच्छा देखते ही अपना लेती है। मौका पड़ने पर बेहतरी हेतु युगों के शौक व संस्कृति तक को रूपांतरित करने में जरा भी संकोच नहीं करती। यहां तक कि जहां आज से 1500 वर्ष पूर्व भारत में एक भी मुसलमान नहीं था, यदि अखंड भारत यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी गिन लिया जाए, तो उस अखंड भारत के मुसलमानों की कुल संख्या 60 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है। यानी इतने बड़े अमेरिका की कुल आबादी से भी 2 गुना तो यहाँ के अखंड भारत की सिर्फ मुस्लिम आबादी हो जाती है। इसे विभाजित करके समझाऊं तो 19 करोड़ के करीब पाकिस्तान में, 16 करोड़ के करीब बांग्लादेश में, 3 करोड़ के करीब अफगानिस्तान में तथा 22 करोड़ के करीब मुसलमान आज की तारीख में भारत में बसते हैं। सोचिए, इनमें से कुछ ही हैं जो बाहर से आए थे, बाकी सब यहीं के निवासी हैं। और यहीं के निवासी होने का अर्थ ये है कि जिन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपनाया है, लेकिन इससे भी मेरे देश की जनता को कोई ऐतराज नहीं। इसे कहते हैं सहिष्णुता। ना जाने कितनी ईसाई मिशनरी आज भी आजाद भारत में सक्रिय है। उनके प्रभाव में आकर भी हजारों लोग रोज अपना धर्म छोड़ ईसाई धर्म स्वीकार रहे हैं। उससे भी यहां किसी को कोई ऐतराज नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू धर्म किसी प्रकार की जबरदस्ती में विश्वास नहीं करता। ऐसे उदाहरण आपको ना के बराबर मिलेंगे, जहां किसी क्रिश्चियन या मुसलमान को हिंदू में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही हो। बस यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता की अंतिम ऊंचाइयां मेरे धरतीवासियों ने छुई है। यहां की संस्कृति धर्म परिवर्तन में नहीं, बल्कि मनुष्य के मन को बदलने में विश्वास करती है। यहां की संस्कृति का संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर विश्वास है। खैर, भारतीय सहिष्णुता की मैं आप लोगों को चंद और मिसालें देता हूं, जिससे निश्चित ही बात आपके जहन में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। ये तो आंकड़ों से ही स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम राष्ट्र ना होते हुए भी यहां 22 करोड़ के करीब मुसलमान बसते हैं। फिर भी देश में गजब का एका है। यहां सब के सब, फिर चाहे वे किसी भी धर्म के हों, सिर्फ भारतवासी हैं। यहां का हर मुस्लिम
एक पक्का भारतीय है। यहां तक कि आज पूरे विश्व पर आईएस नामक आतंकी संस्था की काली छाया छाई हुई है। आईएस का असर ऐसा है कि मुस्लिमों की ना के बराबर जनसंख्या होने के बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूरोपियन देशों